एलियंस की कहानियाँ और किस्से तो हम बचपन से सुन रहे हैं। असलियत क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूएफओ कवर अप कहा जाता है। इस घटना को हुए 73 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई ये नहीं जानता कि उस दिन न्यू मैक्सिको के रोजवेल शहर में आखिर हुआ क्या था। साल था 1947 का। इस साल दुनिया में कई जगह लोगों ने यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट की। जनवरी से जून के बीच ही दुनिया में लगभग 300 यूएफओ देखे गए। बात है 14 जून 1947 की। उस रात अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रोजवेल शहर में फॉस्टर रैंच नाम की एक जगह पर एक क्रैश रिपोर्ट हुआ। इस इंसिडेंट की असलियत को लेकर दुनिया आज तक किसी आम सहमति पर नहीं आ पाई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों और कैसे शुरू हुई। क्रैश होने के करीब 20 दिन बाद 4 जुलाई 1947 को मैक ब्रेजल, जो कि क्रैश साइट के पास एक रेंच पर काम करते थे, उस क्रैश का मलबा इकट्ठा करने पहुंचे। 7 जुलाई को उन्होंने उस मलबे का कुछ अवशेष वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर जॉर्ज विलकॉक्स को दिखाया। विलकॉक्स ने इस घटना की जानकारी कॉलोनल बुच ब्लैंकहार्ट को दी, जो उस समय यूएस एयरफोर्स का हिस्सा थे। ऐसी खबर उड़ने लगी कि लोगों ने क्रैश साइट के पास 3.5 से 4 फीट लंबी एलियन बॉडीज देखी है, जिन्हें वो लिटिल बॉडीज नाम से बुला रहे हैं। चूँकि मामला अब जोर पकड़ने लग गया था, इसलिए कर्नल बुच ने जनरल रॉजर डब्ल्यू रैमी को इन्फॉर्म किया। जनरल ने ऑफिसर जेसी मार्शल को क्रैश साइट की तहकीकात करने भेजा। कॉलोनल बुच ने ऑफिसर जेसी मार्शल की जांच के बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट से कहा कि प्रेस को खबर दें कि उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है। प्रेस को खबर मिलते ही अगले दिन ये हर अखबार के फ्रंट पेज पर छप गया, लेकिन कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन पुलिस या एयरफोर्स के द्वारा नहीं दी गई। इस खबर को पढ़ते ही जनरल रॉजर डब्ल्यू रैमे ने उस क्रैश साइट का मलबा टेक्सास शिफ्ट करने का ऑर्डर जारी किया, क्योंकि वे खुद इसका मुआयना करना चाहते थे। उनके जांच करने के बाद उन्होंने प्रेस में करेक्शन दिया कि जो मलबा उन्हें मिला है वो फ्लाइंग सॉसर का नहीं है, बल्कि एक हॉट एयर बलून का है। साथ ही लेफ्टिनेंट वॉल्टर हाउट की हॉट एयर बलून के मलबे के साथ एक फ़ोटो ली गई, जो कि अखबार में भी छापी गई। इसी स्टेटमेंट के सपोर्ट में अगले ही दिन यानी 9 जुलाई को रेंचर मैक ब्रेजल ने अमेरिकी मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि उसने गलती से एक हॉट एयर बलून को फ्लाइंग सॉसर समझ लिया था। समय बीतता गया और लोग इस इंसिडेंट को भूलते चले गए। फिर साल आया 1978 का। स्टैटन फ्राइडमैन नाम के एक जाने माने यूएफओ रिसर्चर ने इंटेलिजेंस ऑफिसर जेसी मार्शल, जिन्होंने मलबे की तहकीकात भी की थी, उनका इंटरव्यू लिया। तब तक वो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें आज भी लगता है कि वो एक वेदर बलून नहीं था। उन्होंने कहा, द मटेरियल फेल्ट लाइक यू हैड नथिंग इन योर हैंड्स. It wasn't any thicker than the foil out of a pack of cigarettes, but we couldn't bend it or dent it. I am familiar with the materials used by Air Force, but it was nothing like that. It was not from the earth. वे ये कहना चाहते थे कि जो मटेरियल उन्होंने हाथ में लिया उसका उन्हें बिल्कुल वजन नहीं लगा। वो बिल्कुल भी मोटा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता था। वे एयरफोर्स में यूज़ होने वाले सभी तरह के पदार्थों और मटेरियलों की जानकारी रखते थे, और वे ये कहते थे कि ये मटेरियल इस धरती से है ही नहीं। इस इंटरव्यू के बाद फ्राइडमैन ने सैकड़ों सिविलियंस और मिलिट्री से जुड़े लोगों के इंटरव्यू लिए। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 1947 का रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट एक मैसिव गवर्नमेंट कवर अप था। उनके हिसाब से कवर अप 4 चीज़ों का किया गया था। पहली, क्रैश साइट; दूसरी, मटेरियल्स; तीसरी, स्पेसक्राफ्ट; और चौथी, एलियन बॉडीज। अब इस पूरे किस्से को 2 थ्योरीज से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहली थ्योरी ये कहती है कि रोजवेल में वही हुआ जैसा अमेरिकी एयरफोर्स और गवर्नमेंट ने बताया। आश्चर्य की बात यह है कि 1994 में एयरफोर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की। उस रिपोर्ट में इस इंसिडेंट में कवर अप बताया गया, लेकिन वह कवर अप यूएफओ का नहीं बल्कि एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का था। जो मलबा वहां पाया गया था वो किसी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हॉट एयर बलून का नहीं था, बल्कि ये एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। प्रोजेक्ट मोगुल में इस्तेमाल हुए जाने वाले बलून 650 फीट लंबे होते थे, जिसके कारण कोई भी उन्हें एक यूएफओ समझ सकता था।
फरवरी 1994 में न्यू मैक्सिको के कांग्रेसमैन स्टीव शिफ के कहने पर यूएस कांग्रेस के जनरल अकाउंटिंग ऑफिस ने एक जांच शुरू की जिसमें इस इंसिडेंट से रिलेटेड सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को निकालने को कहा गया। इसके एक साल बाद यूएस एयरफोर्स ने रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल था द रोजवेल रिपोर्ट, फैक्ट वर्सेस फिक्शन। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोई क्रैश साइट से कोई एलियन एविडेंस नहीं मिला। यूँ कहे कि इस रिपोर्ट का हर पन्ना हॉट एयर बलून वाली थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। इसी रिपोर्ट में न्यूज़पेपर की हेडलाइन को ओवर रिएक्शन और फ्लाइंग सॉसर टर्म को बेबुनियाद बताया गया। 1997 में यूएस एयरफोर्स ने एक और रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल था रॉजवेल रिपोर्ट केस क्लोज्ड। इस रिपोर्ट में एलियन बॉडीज मिलने का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया था। बताया गया कि मिड 1950s में मिलिट्री पैराशूट जंपिंग के ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट्स की टेस्टिंग चल रही थी। इसी टेस्टिंग में डमीज़ का इस्तेमाल किया गया था। उन डमीज़ की स्किन लेटेक्स और प्लास्टिक से बनी हुई थी जिसके कारण लोगों ने इन्हें एलियन समझ लिया होगा। इस रिपोर्ट पर 2 सवाल उठे। पहला सवाल, चूँकि पैराशूट डमी टेस्टिंग 1950 के बाद चालू हुई तो वही लेटेक्स बॉडीज़ 1947 के रॉजवेल इंसिडेंट में कैसे दिखी? इसके जवाब में यूएस एयरफोर्स ने कहा कि शायद लोगों की मेमोरी में कुछ गड़बड़ हुई है। उनके हिसाब से लोगों ने किसी और यूएफओ इंसिडेंट में देखी गई बॉडीज़ को इस इंसिडेंट से मिला लिया है। दूसरा सवाल, पैराशूट टेस्टिंग में इस्तेमाल किए गए डमीज़ की लंबाई 6 फुट बताई गई थी, तो फिर लोगों को क्रैश साइट पर 3 से 4 फुट की लंबाई वाली बॉडीज़ कैसे मिली? इस इंसिडेंट से जुड़े ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जब मांग हुई तब ये सामने आया कि रॉजवेल के पास स्थित एयरफोर्स बेस जहां पर ये रिकॉर्ड्स मौजूद थे वहां बिना किसी कारण के जनवरी 1947 से अक्टूबर 1947 तक के सारे दस्तावेज मिटा दिए गए हैं। ये क्यों किया गया इसकी वजह लोगों को नहीं बताई गई और ना ही उन ऑफिसर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए गए जिन्होंने इन रिकॉर्ड्स को मिटाया। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि क्रैश साइट पर जो मलबा मिला वो एक यूएफओ का ही था और अमेरिकी गवर्नमेंट ने एलियन लाइफ के होने की जानकारी लोगों से छुपाई। यह थ्योरी रॉजवेल इंसिडेंट के चश्मदीद गवाहों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। फ़र्ज़ कीजिए कोई 1-2 लोग आपसे कहे कि उन्होंने किसी का खून होते हुए देखा है, शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर 600 लोग जिनमें से कुछ हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स भी शामिल हो आपसे यही बातें कहें और उसमें से हर गवाह आपको उस खून की एक समान जानकारी दे, तब 2007 में थॉमस कैरी और डोनाल्ड श्मिट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था विटनेस टू रोजवेल, अनमास्किंग द 60-ईयर कवर अप। ये किताब कुछ बातों को हाईलाइट करती है। रॉजवेल इंसिडेंट से रिलेटेड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स में कही गई बातें और गवाहों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। फ्रैंक जॉइस, जो कि उस समय के एक जाने माने रेडियो पर्सनैलिटी थे, उनके हिसाब से आज भी मैक ब्रेजेल, वह रेंचर जिन्हें पहली बार मलबा मिला था, रोजवेल इंसिडेंट को एक यूएफओ क्रैश ही मानते हैं और एलियन बॉडीज़ को डिस्क्राइब भी करते हैं। जॉइस ने बताया कि मैक ब्रेजेल के साथ इस रेडियो इंटरव्यू को कभी टेलीकास्ट किया ही नहीं गया क्योंकि यूएस ऑफिशियल्स फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जॉइस पर दबाव डाल रहे थे और इंटरव्यू एयर ना करने के कड़े इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ब्रेजेल ने जब अपना पहला स्टेटमेंट वापस लिया और मीडिया से कहा कि उनसे मलबे की पहचान करने में भूल हो गई थी, उसके अगले ही दिन उन्होंने एक नया पिकअप ट्रक खरीदा और काम छोड़कर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ब्राज़ील के परिवार और अन्य लोगों का कहना है कि अमेरिकी मिलिट्री ने ब्राज़ील को इंटरोगेट करने अपने साथ ले गई और अगले ही दिन उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। अमेरिकी मिलिट्री द्वारा वहां के लोकल रहवासियों को अपना मुंह बंद रखने की धमकी दी गई थी और साथ ही उनके घरों की तलाशी भी ली गई थी, ये देखने के लिए कि किसी ने कहीं क्रैश साइट से कोई मटेरियल छुपा तो नहीं लिया। कॉलोनल हंटर जी नामक एयरफोर्स ऑफिसर ने अपनी बेटी को यह बताया था कि उन्हें इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी को मिटाने का ऑर्डर मिला और साथ ही एलियन बॉडीज़ पर नज़र रखने को भी कहा गया। इस टास्क के लिए उन्हें हर तरह की फिजिकल फोर्स और वेपन्स इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त दी गई। कर्नल बुच, जिन्होंने सबसे पहले प्रेस में स्टेटमेंट रिलीज़ करवाया था कि उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है, अचानक एक लंबी छुट्टी पर चले गए। उनके साथ काम करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जोई ब्राइली ने बोला कि यह छुट्टी भी एक कवर अप था और असल में उन्हें क्रैश साइट का क्लीन अप करने के लिए भेजा गया था। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट, जिनकी तस्वीर हॉट एयर बलून के मलबे के साथ प्रेस में रिलीज हुई थी, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रखा था जिसे उनके मरने के बाद ही खोला जाना था।
उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि वो फ़ोटो बनावटी है और वह उनके ऑफिस में लिया गया था। उस फोटो से जुड़ी हर बात झूठ थी। हॉट लिखते हैं कि एक्चुअल मटेरियल को हॉट एयर बलून के मटेरियल से बदल दिया गया और फिर ज़मीन पर बिखेर कर फोटो लिया गया। रॉजवेल इंसिडेंट के वक्त मेजर जनरल लॉरेंस सी क्रेग इंजीनियर डिवीजन के चीफ थे। उनके पर्सनल पायलट बेन गेम्स बताते हैं कि वो क्रेग को रॉजवेल लेकर गए क्रैश साइट की जांच करवाने। वहाँ से वो क्रेग को सीधे अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी ले गए, जहाँ क्रेग उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिले। इसके कुछ ही महीनों बाद क्रेग को एयरफोर्स का चीफ डायरेक्टर बना दिया गया। काफ़ी सालों बाद क्रेग ने यूएफओज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया। फ्लाइट इंजीनियर सार्जेंट विलियम सी एनिस को रोजवेल क्रैश साइट का मलबा इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसिडेंट को बलून क्रैश कहा, लेकिन 2008 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो एक हॉट एयर बलून नहीं, स्पेसशिप क्रैश ही था। उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स आई डोंट नो हाउ दैट थिंग फ्लू, देयर वाज नो इंजन। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हाउट ने बाद में बताया कि कर्नल बुच ने उन्हें एक एफिडेविट बताया था जिसमें उस शिप का डिस्क्रिप्शन यह था, 15 फीट लंबा और बिना विंडो का। अगर ये प्रोजेक्ट मोगुल का हॉट एयर बलून होता तो यूएस एयरफोर्स के हिसाब से इसकी लंबाई 650 फीट होती। जो मटेरियल क्रैश साइट से मिला उसका डिस्क्रिप्शन ऑफिशियल्स ने इस तरह से किया, वेटलेस, थिन, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, कैनॉट बी बर्न्ड, स्क्रैच्ड और डेंटेड। यूएस के ऑफिसर सार्जेंट अल फलफोर्ड ने बताया कि उन्होंने उस क्रैश साइट के मटेरियल को हाथ में लेकर एक बॉल का शेप दिया। जब उन्होंने उसे छोड़ा तो मटेरियल वापस अपने पुराने शेप में चला गया। 1980 में एक मेमो सामने आया जिसमें फिजिसिस्ट रॉबर्ट एल शार्बेचर और गवर्नमेंट साइंटिस्ट की बातचीत थी। रॉबर्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च के कंसल्टेंट थे और यह बातचीत 15 सितंबर 1950 की थी। इस बातचीत में रॉबर्ट कहते हैं कि उनका रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फेल हो गया है क्योंकि क्रैश साइट से मिला मटेरियल डेफिनेटली अर्थ का नहीं है। जेसी मार्शल, जिन्होंने शुरुआत में क्रैश साइट की जांच की, उन्होंने कई सालों बाद ये कहा, ऑल आई कुड डू इज़ कीप माई माउथ शट। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में रोजवेल में एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ था और अमेरिकी गवर्नमेंट ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की, या फिर वहाँ सिर्फ एक हॉट एयर बलून क्रैश हुआ था और ये पूरी एलियन थ्योरी एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे लोगों के अंधविश्वास ने जन्म दिया है? कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं या नहीं। सच कहें तो दोनों ही बातें काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।